वो पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। वो पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। हो निराशा क्यों उसे, हो निराशा क्यों उसे, जीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जय हिंद दोस्तों, मैं काली शंकर शारदे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पाषाण काल के तीनों खंडों में से पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसके 3 भाग थे, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो आज हम पाषाण काल के दूसरे खंड में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है मध्य पाषाण काल। इसकी कालावधि जो है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेके 4,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। 1867 में सर्वप्रथम सीयर कार्लाइल 1867 में सर्वप्रथम सीयर कार्लाइल को विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरणों की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद से इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है भारत में। इसके प्रमुख औजारों की बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल के कालावधि के दौरान सूक्ष्म उपकरण, लघु पाषाण उपकरण अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। ठीक है, ये छोटे पत्थरों से निर्मित हैं। इनको माइक्रोलिथिक कहा जाता है। ये 1 सेमी से 8 सेमी तक होते हैं। इनमें से कुछ ज्यामितीय आकार के, जैसे प्लेट, रोड, नुकीले त्रिकोण आदि। इन औजारों को बनाने की जो तकनीक थी उसको फ्लूटिंग बोलते हैं। ये औजार जो लघु पाषाण उपकरण हैं, ये हड्डी से, सींग से, इसके साथ ही चर्ट, फ्लिंट, कैल्सिडोनी, जैस्पर, अगेट, स्फटिक, कार्नेलियन आदि से लघु पाषाण उपकरणों का निर्माण हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम नौ, ठीक है, ज्वालापुरम एक स्थल है, वहां से दक्षिण एशिया का प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण निर्माणशाला यानी कि कारखाना मिला हुआ है ज्वालापुरम से। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल के अन्य जो नाम हैं उनके बारे में देखेंगे। इसको अनुपूरा पाषाण काल भी कहते हैं, मतलब पूरा पाषाण काल के जो पीछे आ रहा है। फिर इसको आद्य नवपाषाण काल भी कहते हैं, इसको संक्रमण काल भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में स्थित होने के कारण इसको संक्रमण काल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसकी विशेषताओं पर नजर डालेंगे तो सर्वप्रथम अस्थिपंजर की प्राप्ति, भारत में सर्वप्रथम अस्थिपंजर की प्राप्ति मध्य पाषाण काल के स्तर से ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सामाजिक संगठन अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ इस काल में दिखाई देता है। जैसा संगठन हम देखते, सामाजिक संगठन हम देखते हैं पूरा पाषाण काल में, उसकी अपेक्षा और व्यवस्थित तरीके से यहाँ दिखाई देता है। अंत्येष्टि संस्कार विधि के बारे में जानकारी मिलती है। तमाम कब्र मिले हैं जिसमें शवाधान के तरीके उनके कैसे होते थे, सिर किधर रहता था, पैर किधर रहता था, एक कब्र में एक ही लोग या फिर कई युगल समाधियां, इस टाइप से अंत्येष्टि संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस काल से, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर 2 स्थान हैं, उनसे जो है पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रों की बहुतायत संख्या प्राप्त हुई है। भीमबेटका की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। भीमबेटका से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं, यानी कि उच्च पूर्व पाषाण काल के दौरान भीमबेटका में चित्रों का निर्माण शुरू हो गया था,
लेकिन सर्वाधिक संख्या में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो इस स्तर के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, और इन चित्रों के माध्यम से तत्कालीन मानव के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में तमाम जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, मानव जीवन के विविध पहलुओं की जानकारी होती है। जैसे वे जंगली पशुओं का शिकार करते थे, चित्रों का निर्माण उन्होंने दीवारों पे किया है, गुफाओं में जब वो आवास करते थे तो उस दौरान चित्रों का निर्माण किया है, जिसमें पशुओं का शिकार करते हुए चित्र दिखाया गया है। ये अब खाद्य संग्राहक की ओर बढ़ रहे थे। इस भीमबेटका की गुफा से वराह का चित्र मिला है। ठीक है, वराह के चित्र के अलावा गणेश भगवान का भी चित्र प्राप्त हुआ। एक चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो है नाक के स्थान पर हाथी का सूंड जो है अंकित किया गया है। उससे ये अनुमान लगाया गया है कि ये गणेश भगवान का चित्र है और इसको गणेश भगवान का प्राचीनतम चित्र मान सकते हैं। ठीक है, ये रही विशेषताएं। अब हम देखेंगे इसका मध्य पाषाण काल का क्षेत्र। अब हम चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल के क्षेत्र विस्तार के बारे में। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान में पंचप्रद नदी घाटी तथा सोजत क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का ही एक पूरा स्थल है तिलवाड़ा से 2 स्तर प्राप्त हुए हैं। एक मध्य पाषाण काल का, जहां से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, तथा दूसरा जो स्तर है वहां से चाक पर मिट्टी के बर्तन बने हुए प्राप्त हुए हैं। यहीं से लोहे के टुकड़े के साथ लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राजस्थान का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है बागोर। यह न केवल राजस्थान का बल्कि भारत का भी सबसे महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, इसका उत्खनन जो है BN मिश्र द्वारा कराया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मान लीजिए प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो उत्तर है उसका बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से जो सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं। जो उत्खनन हुआ है वहां से बागोर से 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं। बागोर फर्स्ट से मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बागोर सेकंड से ताम्र पाषाण काल के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तथा बागोर थर्ड से लौह युग के बारे में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ से बूचड़ खाना यानी कि कसाई खाना, जिसे स्लाटर हाउस भी कहते हैं, कसाई खाना प्राप्त हुआ है। यहाँ से 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक के गले में घुड़ियों की माला पाई गई है, तथा एक कंकाल के गले से मध्यकालीन भारत मुस्लिम शासक के द्वारा चलाया गया एक सिक्का एक मानव कंकाल के गले से चिपका हुआ मिला है। ठीक है, यहाँ से 5 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें बाण, भाला आदि जो है थे। इसके अतिरिक्त बागोर से ही वृत्ताकार घास फूस की झोपड़ियों की प्राप्ति हुई है। यहाँ से सिल और लोढ़ा भी प्राप्त हुआ है। तो बागोर से प्राप्त होने वाली ये चीजें, इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कभी भी जो है पूछा जा सकता है, बागोर के बारे में अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। राजस्थान के बाद हम आते हैं गुजरात की ओर। गुजरात में HD संकालिया द्वारा तमाम जो है पुरास्थलों की खोज की गई है, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है लंघनाज। यह शुष्क क्षेत्र में पहला पूरा स्थल है जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लंघनाज की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, वहाँ के समाधानों में मुड़ी हुई अवस्था में मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यह इसकी विशेष विशेषता है। लंघनाज का उत्खनन B सुब्बाराव, HD संकालिया तथा KUR किरडी द्वारा किया गया था। गुजरात के अन्य स्थलों के बारे में देखेंगे। इनमें अक्खज है, तरसंग है, बलसाना, मिताली, हीरपुर, लोटेश्वर, रतनपुर, धमसुरा, पिठऊ, पावागढ़, कनेवाल, उंड्रेल आदि। इन स्थलों
को जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। कभी भी पूछा जा सकता है कि यह स्थल किस काल से संबंधित है और किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र का पटने नामक स्थल, पटने हम इसके पहले भी जो है पढ़ चुके हैं। यहाँ से 3 स्तर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मध्य पूर्व पाषाण काल का स्तर, उच्च पूर्व पाषाण काल का स्तर तथा मध्य पाषाण काल का स्तर। मध्य पाषाण के पहले के 2 स्तर प्राप्त हुए हैं, हम इसके बारे में पहले भी जानकारी हासिल कर चुके हैं। महाराष्ट्र के अन्य स्थलों में खंडीवली, बेलपनधारी, नंदुर मध्येश्वर, ये रहा आपका महाराष्ट्र। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे।